हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका अपना दोस्त महेंद्र कुमार फिर अपनी अगली वीडियो को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कुरु के बारे में, यानी कि कौरव के बारे में। कुरु से ही कौरवों का नाम पड़ा और साथ ही जानेंगे इनकी कहानी के बारे में, क्या क्या सीख हमको इस इतिहास से मिलती है। दोस्तों, कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कुरु वंश के ही माने जाते हैं। जो महाभारत का एक भीषण युद्ध हुआ था, वो युद्ध 18 दिन तक निरंतर ही चलता रहा था, जिसमें से देश विदेशों से कई राजाओं ने इसमें भाग लिया था। दोस्तों, कुरुक्षेत्र का युद्ध यानी महाभारत का युद्ध एक धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया था। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो तनिक भी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। दोस्तों, चलिए बिना देर किए हम जानेंगे कुरु वंश की नींव किसने और कब रखी। वैसे तो माना जाता है श्रवण ही है, लेकिन कुरु जब पैदा हुए तो इन्होंने ही अपनी शाखाएं बढ़ाई। तो दोस्तों, जैसे कि कहा जाता है, कुरु भी अपने माता पिता के समान ही प्रतापी और पुण्य आत्मा थे। आगे चलकर उनके नाम कुरु वंश प्रारंभ हुआ। कुरु कौरव यानी कि कुरु महाभारत में वर्णनीय कुरु वंश के प्रथम पुरुष कहे जाते हैं। वे बड़ी ही प्रतापी और तेजस्वी राजा थे। उन्हीं के नाम पर कुरु वंश की शाखाएं निकली और विकसित हुई। एक से एक प्रतापी राजा और तेजस्वी वीर कुरु के वंश में पैदा हुए। पांडव और कौरव ने भी कुरु वंश में ही जन्म लिया था। विश्व प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध भी, जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको, कुरु वंशियों में ही लड़ा गया था। कुरु वंश सम्राट वर्तमान हरियाणा के एक बड़े क्षेत्र पर शासन करते थे, जहां उसे कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। महाराजा कुरु के 3 पुत्र थे। पहले का नाम विदुरथ, जो प्रतिष्ठान का शासक बना। दूसरे का नाम वशिताश्व, जो बहुत ही कम आयु में खत्म हो गए थे। और तीसरे आते सुनंदवा, सुनंदा जिसको लोग कहते सुनंदवा कहते हैं, सुनंदा भी कहते हैं, जो मगध का शासक बना। विदुरथ हस्तिनापुर का राजा बना और राजवंश को आगे बढ़ाया। कुरु वंश में भीष्म, शांतनु और प्रतीप के जन्म से पहले का ये कुरुक्षेत्र द्वापर युग में यज्ञ भूमि एक पवित्र स्थान माना जाता रहा है। ये अपने पुराणों से पता चलता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर के नेतृत्व में साम्राज्य का विस्तार हुआ और पूर्ण उत्तर भारत इनके अधीन हो गया। ये तो हमें मात्र महाभारत काव्य को पढ़ने और देखने से पता चलता है। आगे दोस्तों, कौरव के 100 पुत्र रहे और पांडवों के 5 रहे। ये तो आप भी जानते हैं, बड़ी बात ही। दिल्ली का जो पुराना किला है दोस्तों, वो पांडवों का किला माना जाता रहा। कुरुक्षेत्र में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल के वाण और भाले भी प्राप्त हुए। गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र के में जो डूबे हुए कई हजारों साल पुराने शहर मेले भी मिले और वरनावा में भी लाक्षागृह के अवशेष मिले। महाभारत की वास्तविकता को जो सिद्ध करते हैं। कोई भी इस संसार में काल्पनिक नहीं है दोस्तों, बस हम लोग अभिन्न गिने हैं जो हम नहीं जान पा रहे हैं। इतिहास को लेकर के हम रखेंगे तो अपनी मानवता को हम और भी सुदृढ़ बना सकते हैं, अपने आप को एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लायक बना सकते हैं। दोस्तों, कुरु की वंश की परंपरा जो रही है वो कौरव चंद्र वंशी थे और कौरव अपने आदि पुरुष के रूप में
चंद्रमा को मानते थे। इनके आराध्य जो थे वो शिव और गुरु शुक्राचार्य थे। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा से अत्रि और अत्रि से ही चंद्रमा, और चंद्रमा से बुध, और बुध से इलानंद, इलानंद से पूर्वा, अपूर्वा का जन्म हुआ। उसके पश्चात ऐसे बहुत वंश उनका बढ़ता रहा। इतिहासकारों का मानना है कि कुरु वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे भीष्म। भीष्म जो थे पूर्वा के कौशल्या से जन्मेजय हुए, ये आप भी जानते। जन्मेजय के अंततः से प्रचिवान हुए, प्रचिवान के से अश्मकी हुए, और अयंती हुए, भानुमति हुए, सर्वभामा हुए, सुनंदा हुए। दोस्तों विस्तार से, और इन्होंने जैसे जैसे इनका साम्राज्य बढ़ता गया, जैसे जैसे इनका कुल बढ़ता गया, ऐसे ऐसे ही इन लोगों ने पूरे भारत देश ही नहीं पूरे एशिया में अपने राज्य स्थापित किए। जो कि आप जानते ही हैं कि अखंड भारत ही नहीं, आधा एशिया और उससे भी आगे इनका विस्तार होता रहा। मैं आगे बताते जाऊंगा, आप देखिए जाइएगा। अपने इलिन और इलिस के वंश का भी इसमें कुरु वंश से ही नाम आता रहा था। फिर लास्ट में दुष्यंत हुए। कुरु वंश का जो आखिरी कुरु भीष्म को माना जाता है, वो महाभारत काल में उन्होंने बहुत ही प्रतापी एक योद्धा के रूप में माना जाता रहा है। और इनको लेकर के कई कहानियां हैं, जैसे कि महाभारत का युद्ध भीष्म कभी नहीं चाहते थे, ना ही भगवान श्री कृष्ण चाहते थे। उन्होंने तो यहाँ तक कि हाथ जोड़कर भी कह दिया था कि युद्ध हर किसी चीज़ का समाधान नहीं है। दोस्तों ये जो युद्ध हुआ था वो आपसी मतभेद के चलते हुआ था, एक राज्य को लेकर के बहस के चलते ये हुआ था, लेकिन हर चीज़ का समाधान युद्ध नहीं होता। दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और इन सब लोगों ने मिल करके, जो राजवंश के लोग थे, इन्होंने मिल करके अखंड भारत में 16 महाजनपद का निर्माण किया। उनमें से ये सदी चल रही थी 6वीं सदी महाजनपदों का जब उदय हुआ, और काल चल रहा था उत्तर वैदिक काल। उस समय शिक्षा को बड़ी ही प्राथमिकता मिलती थी। और दोस्तों उस समय में मनुष्य जाति हर चीज़ के बारे में जान गया था, ग्रहों नक्षत्र तक की स्थिति बताने में सक्षम हुआ करते थे। और जैसे कि हम लोग आज अब इतिहास को उठा के देखें तो अभी कुछ साल की, लेकिन ये कई वर्ष, 1000 साल की पुरानी बात है। तो दोस्तों हम 6वीं सदी के जो महाजनपदों का उदय हुआ, भारतीय प्राचीन इतिहास का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण समय माना जाता रहा है। इस भारतीय इतिहास के संक्रांति काल से भी संबोधित किया जाता है। इस समय भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। राजनीतिक क्षेत्र में उत्तर वैदिक काल से बड़े राज्यों की स्थापना की, जो पृथ्वी को एक बड़े भूभाग को राज्य में बदला गया। प्रारंभ में हुई थी वह इस समय तक काफ़ी विकसित हो चुकी थी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास का प्रारंभ अति प्राचीन काल से हुआ, किंतु उसके राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ अपेक्षाकृत बहुत बाद में हुआ। राजनीतिक इतिहास का मुख्य आधार सुनिश्चित तिथि क्रम 650 के नहीं मान सकते। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम अगली वीडियो में जानेंगे कि 16 जनपद कौन कौन से रहे। तो दोस्तों आप कहीं जाइएगा मत, अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी। हाँ दोस्तों, अब मेरी वीडियो 2 दिन में एक वीडियो आएगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से इतिहास को पहले पढ़ता हूँ,
याद करता हूँ, समझता हूँ कहीं त्रुटि तो नहीं हो रही है, इसके चलते मैं आपको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, सही रहिएगा, स्वस्थ रहिए।